माँ के दूध के बगैर एक बच्चे का बचना मुश्किल है। डॉक्टर की बात पर अल्तमश खानजादा सर झुकाकर रह गया। इसका बेटा सिर्फ एक माँ का था जब इसकी बीवी मर गई। अम्मा सकीना, किसी लड़की का बंदोबस्त करो जो मेरे बेटे को दूध पिला सके, मैं तुम्हें हज कराऊंगा। शाम अम्मा सकीना 22 साला अनाया के साथ इसके मेंशन पर पहुंची। बेटा, ये बेवा है, इसका बच्चा 2 साल का, लेकिन दूध बहुत है इसका। बस इसकी शर्त है कि ये निकाह के बगैर तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आखिरी बात पर अल्तमश अपने लब भींच गया। ठीक है, मैं मौलवी को बुलाता हूँ। वो इसके निकाह में आ गई। पहले मेरा बेटा दूध पिएगा, वो अपना बच्चा इसके सीने से लगाएगा। मिस्टर अल्तमश, अब आपने मेरा दूध खरीदा नहीं है। वो इसके शहरी लहजे पर हैरान। भाभी, आपसे एक बात करनी थी, अगर इजाजत दें तो अंदर आ जाऊं। अनाया ने दरवाजा खोलते सामने खड़े शख्स को पहचान लिया। वो घर का ही फर्द था, इसलिए इसे ही पूछने की जरूरत महसूस न हुई कि कौन है। सामने इसका देवर सलीम खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे के अंदर आ गया। कमरे में हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। एक तरफ छोटा सा पंखा मुसलसल चल रहा था। बिस्तर पर अनाया का चंद माह का बेटा गहरी नींद में सो रहा था। कमरे की खामोशी में से बच्चे की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनाया की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। चेहरा साफ बता रहा था कि वो कुछ देर पहले तक रोती रही थी। हाँ सलीम, बोलो, क्या बात है? सलीम ने हिचकिचाते हुए कमरे पर एक नजर डाली, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर बुरा न माने तो बैठकर बात कर लो। हाँ, बैठ जाओ। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया। चलना में खामोशी रही। अनाया इंतजार करती रही कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। सलीम ने एक लंबी सांस ली। भाभी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप हर वक्त उदास रहती हैं। आपके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं होती। भाई के जाने के बाद आप बिल्कुल बदल गई हैं। मैं जानता हूँ आप पर बहुत कुछ गुजरी है। अनाया ने सर झुका लिया। जिंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान के चेहरे से हंसी छीन लेते हैं। सलीम ने नरम लहजे में कहा, आप खुद को इतना अकेला क्यों समझती हैं? मैं हूं ना। आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अनाया ने इस जुमले पर ज्यादा तवज्जो ना दी। ऐसे लगा शायद वो सिर्फ हौसला देने की कोशिश कर रहा है, मगर चंद लम्हों बाद सलीम के लहजे में अजीब सी तब्दीली आने लगी। भाभी, सच बताऊं तो मैं काफी अरसे से आपके बारे में सोचता हूँ। भाई ने कभी आपकी कदर नहीं की। वो आप पर हाथ उठाता था, आपको रुलाता था। अच्छा हुआ वो इस दुनिया से चला गया। मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ। मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ, आपको वो इज्जत दे सकता हूँ जिसकी आप हकदार हैं। अनाया ने पहली बार चौंक कर इसकी तरफ देखा। औरत की फितरत समझने चंद ही लम्हों में इसकी नीयत को पढ़ लिया। इसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो मजबूत लहजे में बोली, सलीम, फौरन कमरे से बाहर चले जाओ, रात बहुत हो चुकी है। सलीम अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं तो आपको ये समझाने आया हूँ कि अब आप अकेली हैं, आपको किसी सहारे की जरूरत है। अनाया ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। सलीम भी खड़ा हो गया। इसकी आंखों में अब वो एहतराम बाकी नहीं रहा जो चंद लम्हे पहले दिखाई दे रहा था। आखिर मुझ में क्या बुराई है? मैं आपको अपना सकता हूँ। भाई तो अब रहा नहीं। अनाया की आवाज गुस्से से कांपने लगी। बस एक लफ्ज भी आगे मत बोलना। लेकिन सलीम पर जैसे जुनून सवार हो चुका था। वो एक कदम और आगे बढ़ा और अनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। रद्दअमल में अनाया ने बिना एक लम्हा जाया किए पूरी ताकत से इसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सलीम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बड़ी पाकीज़ा बनती हो, सब जानते तू मेरे भाई के साथ भाग कर आई थी। तुमने इसका दिमाग खराब किया, इसकी जिंदगी बर्बाद की। वो मर गया। किसी को क्या पता ये बच्चा भी इसका है या नहीं। अब मेरे सामने पाक दामनी का ड्रामा कर रही हो। हर लफ्ज अनाया के दिल पर खंजर की तरह लग रहा था, मगर इसने जवाब देने की बजाय सिर्फ दरवाजे की तरफ इशारा किया, निकल जाओ यहाँ से। मगर सलीम ने अपनी हद मजीद पार करने की कोशिश की। अनाया ने पूरी कुव्वत से खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद किया। ऐसे लम्हे इसकी नजर अपने सोए हुए बच्चे पर पड़ी। वो लपक कर बिस्तर तक गई, बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, दुपट्टा संभाला, दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भाग गई। रात गहरी हो चुकी थी। गलियां तकरीबन सुनसान थीं। हवा में अजीब सी वीरानी थी। अनाया के कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे।
सीने से लगे बच्चे ने भी हल्की हल्की सिसकियां लेना शुरू कर दी थी। वो बिना सोचे समझे एक गली में मुड़ गई। अचानक सामने एक मोटरसाइकिल रुकी। मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स ने हैरत से देखा। भाभी, आप इस वक्त यहाँ क्या हुआ? वो इसके मरहूम शौहर अल्तमश का पुराना दोस्त असलम था। इसकी बीवी से भी अनाया की अच्छी दोस्ती थी। अनाया की हिम्मत जवाब दे गई, असलम भाई, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। असलम फौरन मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। इसने अनाया के चेहरे की वहशत देखी, कांपते हुए हाथ देखे, सीने से लिपटे खौफजदा बच्चे को देखा। इसे अंदाजा हो गया कि कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आया। भाभी, पहले आप खुद को संभालें, आप महफूज हैं, आइए मेरे साथ। अनाया से इतना ही कह सकी, मुझे वहां वापस नहीं जाना। असलम ने एक लम्हा भी जाया न किया, आप फिक्र न करें, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। इसने एहतियात से अनाया को मोटरसाइकिल पर बिठाया और सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दरवाजा खुलते इसकी बीवी नादिया हैरान रह गई। असलम ने संजीदा आवाज में कहा, नादिया, पहले भाभी को अंदर ले जाओ, पानी दो, बच्चे को संभालो, ये बहुत खौफजदा है, बाकी बातें बाद में होंगी। नादिया फौरन अनाया के करीब आई। इसने इसके लड़ते हुए हाथ थाम लिया और इसे सहारा देते हुए अंदर ले गई। अनाया पहली बार खुद को ऐसी जगह महसूस कर रही थी जहां इस लम्हे इसे किसी दरिंदे की निगाह से नहीं बल्कि इंसानियत की निगाह से देखा जा रहा था। भाभी, अब आप महफूज हैं, जब तक हम दोनों जिंदा हैं कोई आपको दोबारा तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। अनाया को इस छोटे से घर में आए 2 दिन हो चुके थे। घर में सिर्फ एक ही कमरा था। असलम ने अपनी चारपाई बाहर सेल में बिछा ली थी, जबकि अनाया नादिया के साथ कमरे में सोती थी। वली हर बात अपनी माँ के सीने से लगा रहता, कभी खेलने लगता, कभी दूध पीते सो जाता। इस मासूम बच्चे को क्या मालूम था कि इसकी माँ हर लम्हा एक नए इम्तिहान से गुजर रही है। अल्तमश को इस दुनिया से गए तकरीबन 1 साल बीत चुका था। वली की पैदाइश के सिर्फ 1 हफ्ते बाद वो अचानक दुनिया छोड़ गया था। इस एक हादसे ने अनाया की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। इसने अपने तमाम दुख भुलाकर सिर्फ अपने बेटे को जीने का सहारा बना लिया। वली इसकी दुनिया थी, वली ही इसकी उम्मीद था। वो हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती थी मगर अपने बेटे को किसी मुसीबत में नहीं देख सकती थी। ससुराल वाले शुरू से इसे पसंद नहीं करते थे, फिर भी इसने वही घर अपना समझकर रहने की कोशिश की थी। इसे उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब बदल जाएंगे, मगर इसे क्या मालूम था कि एक दिन ऐसे घर का एक फर्द इसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश करेगा और इसे अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में घर छोड़कर भागना पड़ेगा। तीसरे दिन दोपहर का वक्त था। अनाया वली को सुलाने के बाद पानी पीने के लिए उठी तो बाहर से इनसे आहिस्ता आहिस्ता बातों की आवाजें आने लगी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। असलम अपनी बीवी से कह रहा था, ये कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? अगर यही रहना है तो फिर ऐसे भी चाहिए हमारी कुछ मदद करे। नादिया ने हैरत से पूछा, वो क्या मदद करेगी? खुद तो घर से भाग कर आई है, इसके घर वाले भी इसे ढूंढते हुए आए थे। मैंने तो साफ झूठ बोल दिया था कि वो यहाँ नहीं है। असलम ने हंसते हुए कहा, मैंने देखा है इसके कानों में सोने के झुमके हैं। तुझे अंदाजा भी आजकल सोने की कितनी कीमत है। इसे प्यार से समझाओ कि झुमके हमें दे दे, आखिर हमने भी तो इस पर एहसान किया है। नादिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे भी वो झुमके बहुत पसंद आए थे, मेरे ख्याल में इसके हाथ में सोने की अंगूठी भी है। असलम ने फौरन जवाब दिया, पहले झुमके उतरवा लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंगूठी भी ले लेंगे। ये अल्फाज अनाया के दिल पर बिजली बनकर गिरे। इसने दीवार का सहारा ले लिया। चंद लम्हे पहले तक जिन लोगों को वो अपना मोहसिन समझ रही थी वो भी इसके जेवर पर नजर जमाए बैठे थे। इसकी आंखों के सामने एक ही हकीकत बार बार घूमने लगी कि मुसीबत इंसान को सिर्फ आजमाइश में नहीं डालती बल्कि इसे लोगों के असल चेहरे भी दिखा देती है। वो खामोशी से वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। इसकी निगाह वली के मासूम चेहरे पर पड़ी तो इसने अपने सीने से लगा लिया। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो यहाँ भी एक लम्हा से ज्यादा नहीं रुकेगी। कुछ देर बाद नादिया हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। भाभी, आज तबीयत कैसी है? अनाया ने अपने चेहरे पर मसनूई सुकून लाते हुए कहा, वली को शायद हल्का सा बुखार है, मैं इसे डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। नादिया फौरन बोली, मैं भी साथ चलती हूँ। अनाया ने नरमी से इनकार कर दिया, जरूरत नहीं, मामूली बुखार है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। नादिया ने कुछ देर इसे देखा, फिर खामोश हो गई। अनाया ने जल्दी से वली को गोद में उठाया, एक छोटा सा बैग संभाला
और घर से निकल गई, मगर इस बार इसका इरादा वापस आने का नहीं था। वो लंबे लंबे कदमों से चलती रही, गलियां खत्म हुई, सड़क आई, फिर शहर का सरकारी अस्पताल सामने नजर आया। वो अंदर दाखिल हो गई। अस्पताल की लॉबी में ठंडी हवा चल रही थी। एक तरफ पानी का कूलर रखा था, लोग अपने अपने मरीजों के साथ मसरूफ थे। कोई परेशान था, कोई दुआ मांग रहा था, कोई खुशखबरी सुनकर मुस्कुरा रहा था। अनाया कोने में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद किसी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। खुशी में मिठाई तकसीम होने लगी। एक शख्स ने 2 टुकड़े इसकी तरफ भी बढ़ा दिए, शायद इसे किसी मरीज की तीमारदार समझा था। अनाया ने खामोशी से वो मिठाई ले ली। वही इस दिन इसका खाना था। वली कभी इसकी गोद में खेलता, कभी सो जाता। शाम ढल गई, रात का अंधेरा फैलने लगा। अब सवाल सिर्फ एक था, रात कहाँ गुजारी जाए। इस दौरान एक अधेड़ उम्र खातून ने इसे गौर से देखा। इनके चेहरे पर सख्ती से ज्यादा अपनाइयत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई। बेटा, मुझे लगता है तुम किसी मरीज के साथ आई हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। अनाया पहले तो खामोश रही, फिर न जाने क्यों इस औरत के लहजे में इसे माँ जैसी शफकत महसूस हुई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। खातून खामोशी से सुनती रही, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, दुनिया वाकई बहुत बदल गई। एक अकेली और खूबसूरत बेवा के लिए ये रास्ता आसान नहीं होता, मगर हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अनाया ने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। खातून ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। मेरा नाम सकीना है। सब मुझे सकीना खाला कहते हैं। मैं इसी अस्पताल के क्वार्टर में अकेली रहती हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। अगर चाहो तो आज रात मेरे साथ चल सकती हो। आराम भी मिल जाएगा, बच्चे को भी सुकून मिलेगा। अनाया खामोश रही। सकीना खाला ने दोबारा कहा, रात होने वाली है। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं। तुम्हारी गोद में इतना छोटा बच्चा है, मेरे साथ चलो। अनाया जब्त न कर सकी, वो फूट फूट कर रोने लगी। सकीना खाला ने इसे अपने सीने से लगा लिया। रो लो बेटा, कभी कभी आंसू इंसान का बोझ हल्का कर देते हैं। यकीन रखो, हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता, एक दिन अच्छा वक्त भी जरूर आता है। आखिरकार अनाया इनके साथ चल पड़ी। अस्पताल के पिछले हिस्से में छोटा सा सरकारी क्वार्टर था। 2 कमरे, एक मुख्तसर सा बावर्ची खाना, सामने एक नन्हा सा सेहन। हर चीज सादा थी मगर साफ सुथरी थी। सकीना खाला ने चूल्हा जलाया, अपने हिस्से का खाना गर्म किया और अनाया के सामने रख दिया। पहले खाना खाओ, फिर बाकी सब सोचेंगे। कई दिनों बाद अनाया ने सुकून से खाना खाया। खाने के बाद सकीना खाला अस्पताल की नर्सरी की तरफ गई। कुछ देर बाद वापस आई तो इनके हाथ में बच्चे के लिए पैम्पर थे। अनाया ने हैरत से पूछा, खाला ये कहाँ से लाई? सकीना खाला मुस्कुरा दी। वहाँ नर्सरी में बहुत सा सामान रखा होता है। वहाँ जितने बच्चे हैं, ये भी तो नहीं जैसे एक मासूम बच्चा है। जरूरतमंद के काम आ जाए तो यही असल भलाई है। अनाया ने कुछ न कहा। इसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। इस रात वली एक पहली बार कई दिनों बाद बेफिक्री से सोया। इसकी सांसें पुरसुकून थी, इसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी। वली को सुकून से सोता देखकर अनाया की बंद होती उम्मीदों में भी जैसे एक नन्हा सा चिराग रोशन हो गया। वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिन इसके लिए क्या लेकर आएंगे, मगर इतना जरूर जान गई थी कि अंधेरी रात में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा दरवाजा जरूर होता है जहाँ इंसानियत अभी जिंदा होती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। दुनिया में अब मेरे पास यही एक सहारा रह गया है। अल्तमश खानजादा ने अपने एक माँ के नन्हे से बेटे को एहतियात से गोद में उठाया हुआ था। बच्चे का नन्हा सा जिस्म बेजान सा महसूस हो रहा था। रोने के भी इसमें पूरी ताकत बाकी नहीं रही थी। इसी वजह से वो शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचा था। आम हालात में शायद वो कभी इस अस्पताल का रुख न करता, मगर शहर के मशहूर बच्चों के माहिर डॉक्टर मुनीब के बारे में हर डॉक्टर यही कह रहा था कि अगर कोई इस बच्चे की हालत समझ सकता है तो वही समझ सकता है। इसलिए दूसरे डॉक्टर ने इसे यहाँ रेफर किया था। डॉक्टर मुनीब ने रिपोर्ट्स एक एक करके देखी, फिर बच्चे का वजन किया। दोबारा रिपोर्ट देखी। इनके चेहरे के तासुरात संजीदा हो गए। ये रिपोर्ट सही है। अल्तमश ने फौरन जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने दोबारा बच्चे की तरफ देखा। पैदाइश के वक्त इस बच्चे का वजन 3 किलो था। अब सिर्फ 1 माह बाद इसका वजन 1.5 किलो रह गया। आम हालात में पहले महीने में बच्चे का वजन बढ़ता है, यहाँ तो आधा वजन खत्म हो चुका है। ये बहुत खतरनाक बात है। अल्तमश के चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर साहब, आखिर मसला क्या है? डॉक्टर मुनीब ने संजीदगी से पूछा, इसकी वालदा कहाँ है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद अल्तमश ने बामुश्किल जवाब दिया,
इसकी माँ इसे पैदा करने के बाद इस दुनिया से चली गई थी। कमरे में खामोशी छा गई। डॉक्टर ने धीरे से बच्चे को वापस इसकी गोद में रखा। इसका मतलब ये बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा। अल्तमश ने सर हिला दिया। डॉक्टर मुनीब कुर्सी से जरा आगे हुए। देखें, बच्चे के लिए माँ का दूध सिर्फ खुराक नहीं होता, इसमें ग़िज़ाइयत भी होती है, बीमारियों से बचाने वाली कुदरती कुव्वत भी होती है। माँ अपनी कुव्वत मुदाफ़अत से बच्चे के साथ बांटती है, इसलिए माँ का दूध पीने वाले बच्चों में बीमारियों का खतरा कम होता है। चाहे माँ खुद बहुत कम खाती हो, फिर भी इसका दूध नौमौलूद के लिए बेहद कीमती होता है। अल्तमश ने बेबसी से कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, जब इसकी माँ ही दुनिया में नहीं रही तो मैं कहाँ से लाऊं इसके लिए माँ का दूध? डॉक्टर चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं। पहले जमाने में रजाई माँ का तस्वुर मौजूद था। आज भी अगर कोई सेहतमंद दूध पिलाने वाली खातून रजामंद है से इस बच्चे को दूध पिलाए तो ये इसकी जान बचाने का सबब बन सकता है। अगर जल्द कोई इंतजाम ना हुआ तो बच्चे की हालत मजीद खराब हो सकती है। अल्तमश ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। इस लम्हे से अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपने बड़े कारोबार सब बेमायनी लग रहे थे। इसी दौरान अस्पताल की मुलाजमत सकीना खाला एक फाइल रखने के लिए कमरे में दाखिल हुई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो बेख्तियार करीब आई और निहायत शफकत से इसे गोद में ले लिया। अरे नन्हे शहजादे, इतना क्यों रो रहे हो? बच्चा हैरत अंगेज तौर पर इनकी गोद में आकर कुछ पुरसकून हो गया। सकीना खाला ने मुस्कुराकर कहा, साहब, बगैर माँ के बच्चा औरत की गोद में ढूंढता है। डॉक्टर मुनीब ने इनकी तरफ देखा। सकीना, एक मसला है, बच्चे की माँ दुनिया में नहीं रही, हमें किसी सेहतमंद दूध पिलाने वाली खातून की जरूरत है। क्या तुम किसी को जानती हो? ये सुनते सकीना खाला चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई। फिर अचानक इनके ज़हन में नायक का ख्याल आया। जी डॉक्टर साहब, एक लड़की है, अभी कुछ अर्सा पहले इसका शौहर फौत हुआ। इसका अपना बच्चा तकरीबन 10 माह का है, वो खुद भी सेहतमंद है। अगर वो मान जाए तो शायद ये काम हो जाए। अल्तमश की आंखों में उम्मीद जाग उठी। वो फौरन खड़ा हो गया। खाला, खुदा के लिए मेरी बात करवा दीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। सकीना खाला ने इसकी बेबसी देखी। अल्तमश ने जज्बात से भरपूर आवाज में कहा, अगर आपने मेरा ये मसला हल कर दिया मैं आपको हज कराऊंगा। सकीना खाला हैरत से इसे देखने लगी। डॉक्टर मुनीब मुस्कुरा दिए। सकीना, ये बहुत बड़े कारोबारी आदमी है, डॉक्टर सिद्दीकी का फोन आया था, इसलिए मैंने वक्त निकाला, वरना ये आमतौर पर यहाँ नहीं आते। अल्तमश ने फौरन कहा, हज के अलावा भी आप जो कहेंगी मैं करूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। सकीना खाला ने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, मैं इस लड़की से बात करती हूँ। अल्तमश ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। अगर वो मान जाए तो इसे मेरे घर ले आइएगा, अगर ना भी माने तो फिर भी आप इसे ले आइए, बाकी बात मैं खुद कर लूंगा। सकीना खाला ने कार्ड ले लिया। इस पर बंगले का मुकम्मल पता दर्ज था। चंद लम्हों बाद अल्तमश अपने कमजोर से बेटे को सीने से लगाए अस्पताल से चला गया। रात ढल चुकी थी। सकीना खाला जब अपने सरकारी क्वार्टर पहुंची तो दरवाजा खोलते चौंक गई। पूरा क्वार्टर साफ सुथरा चमक रहा था, फर्श धुला हुआ था, बर्तन तरतीब से रखे हुए थे, खाना पहले प्लेटों में निकाल कर मेज पर रखा था। वली सुकून से खेल रहा था। नाया ने मुस्कुराकर कहा, खाला आप आ गई, खाना ठंडा हो रहा है। सकीना खाला ने चंद लम्हे से देखा, फिर बेख्तियार बोल उठी, तो बड़ी किस्मत वाली है बेटी। अनाया हल्का सा मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में बेशुमार दर्द छुपा हुआ था। अगर किस्मत वाली होती तो क्या यूं दरबदर होती? शौहर दुनिया से चला गया, देवर ने इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, जिन्हें मोहसिन समझा वो भी लालची निकले। हाँ, अब जरूर मिल गई, शायद इसलिए कह सकती हूँ कि मेरी किस्मत अभी पूरी तरह मरी नहीं। सकीना खाला कुर्सी पर बैठ गई। मैं आज तेरे लिए एक रास्ता लेकर आई हूँ। अनाया ने हैरानी से पूछा, कैसा रास्ता? यूं समझ ले, एक नौकरी है। अनाया खामोश हो गई। सकीना खाला ने सुबह अस्पताल में होने वाली पूरी गुफ्तगू एक एक लफ्ज इसे सुना दी। कमरे में खामोशी फैल गई। अनाया ने बेख्तियार अपने बेटे वली को गोद में उठा लिया। काफी देर सोचने के बाद इसने आहिस्ता से कहा, बात तो आपकी ठीक है, अगर किसी मासूम बच्चे की जान बच जाएगी तो इससे बड़ी नेकी क्या होगी, मगर क्या ये रास्ता महफूज होगा? सकीना खाला ने एतमाद से जवाब दिया, डॉक्टर मुनीब खुद कह रहे थे कि वो इस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं, इज्जतदार और जिम्मेदार इंसान है। अनाया ने गहरी सांस ली। फिर मुझे एक रात सोचने दीजिए, मैं जल्दी में फैसला नहीं करना चाहती। सकीना खाला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, सुबह बता देना, अगर तू राजी हुई तो हम दोनों इसके बंगले चलेंगे। अनाया ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से सोए हुए वली के बालों में उंगलियां फेरती रही। इसके सामने एक नई राह खड़ी थी, मगर इस बार वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहती थी।
खाला सुबह मैं आपको अपना फैसला बता दूंगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो अनाया काफी देर तक खामोश बैठी रही। वली इसकी गोद में सर के सो रहा था। पूरी रात इसने जागते हुए गुजारी थी। वो जानती थी कि आज का फैसला सिर्फ इसकी जिंदगी नहीं बल्कि दो मासूम बच्चों की किस्मत भी बदल सकता है। सकीना खाला ने नाश्ते के बाद इसे देखा तो नरमी से बोली, क्या सोचा बेटी? अनाया ने धीरे से सर उठाया, मैं चलूंगी। सकीना खाला के चेहरे पर इत्मीनान आ गया, मगर अगले लम्हे अनाया ने अपनी एक ऐसी शर्त बताई कि वो हैरत से इसे देखती रह गई। चल लम्हे खामोश रही। फिर सकीना खाला ने गहरी सांस ली। बेटी, वो आदमी तो पहले कह रहा था कि अगर तुम राजी ना हो तब भी तुम्हें साथ ले आऊं ताकि आमने सामने बात हो जाए। अब ये शर्त भी वहीं जाकर बता देना। अनाया ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। इसने वली को गोद में उठाया, इसका छोटा सा बैग संभाला, फिर दोनों सकीना खाला के साथ रवाना हो गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक वसी और इस मेंशन के सामने रुकी। लोहे का बुलंद गेट, खूबसूरत बाग, केतार में लगे फूल, साफ सुथरी राहदारियां, हर चीज इस घर की शान और शौकत बयान कर रही थी। सकीना खाला ने जिंदगी में पहली मर्तबा इतना बड़ा घर अंदर से देखा था। वो हैरत से हर तरफ देख रही थी। अनायक का चेहरा मगर बिल्कुल पुरसकून था। ऐसा नहीं था कि इसने पहले कभी बड़े घर ना देखे हों। चौकीदार के पास जाकर सकीना ने कहा, साहब ने बुलाया। बच्चे के सिलसिले में आए हैं। चौकीदार ने एहतराम से सर हिलाया। जी अंदर तशरीफ ले जाएं। एक मुलाजिम इन्हें ड्राइंग रूम तक ले गया। वसी हॉल निहायत नफीस अंदाज से सजा हुआ था। चंद मिनट बाद दरवाजा खुला। अल्तमश खानजादा अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजर जैसे अनाया पर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए रुक गया। वो बेख्तियार से देखता रह गया। इतना खूबसूरत चेहरा, इतना बावकार अंदाज, इतनी सादगी। इसने शायद पहली बार किसी औरत को इस कदर वकार के साथ बैठे देखा था। मगर अगले लम्हे इसकी नजर सकीना खाला पर पड़ी तो वो फौरन संभल गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। सलाम दुआ के बाद सब बैठ गए। अल्तमश ने सकीना खाला से पूछा, आपने इनको सब कुछ बता दिया? जी बेटा। वो अनाया की तरफ मतवज्जो हुआ। देखो, तुम्हें सारे हालात मालूम है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ अपने बेटे की सेहत अजीज है। अनाया ने पहली बार इसकी आंखों में देखकर निहायत मुहज्जिब लहजे में कहा, मेरा नाम अनाया मुनीर है, आप मुझे मिस अनाया कह सकते हैं। अल्तमश चंद लम्हे से देखता रहा। इसे हैरत हुई कि ये लड़की कितने एतमाद और सलीके से गुफ्तगू कर रही थी। वो दोबारा बोला, जी मिस अनाया, आप अपनी बात कहिए। अनाया खामोश हो गई। इसने सकीना खाला की तरफ देखा। सकीना खाला ने खुद ही बात आगे बढ़ा दी। बेटा, इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये कहती है कि अगर ये काम करना है तो पहले निकाह होगा। निकाह के बगैर ही किसी सूरत तैयार नहीं। अल्तमश चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा, फिर हैरानी से बोला, ये कैसी शर्त है? सकीना खाला ने नरमी से कहा, साहब ये इसकी शर्त है। वैसे भी इसका अपना बच्चा तकरीबन 11 माह का है, सेहतमंद भी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि बच्चे के लिए मौजू रहेगी। अल्तमश ने चंद लम्हे सोचा, फिर इसने एक और सवाल किया, अगर निकाह हो भी जाए तो क्या है सारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी, या बच्चे को दूध पिलाने के बाद ये रिश्ता खत्म हो जाएगा? इस बार अनाया ने खुद जवाब दिया, बच्चे की जरूरत पूरी होने के बाद ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं ये शर्त सिर्फ अपनी इज्जत और तहफ्फुज के लिए रख रही हूँ। मैं आपसे कोई जाती रिश्ता कायम नहीं करना चाहती। अल्तमश ने इसके लहजे में खुदारी महसूस की। इसने धीरे से सर हिलाया, ठीक है, अगर मेरे बेटे की जिंदगी इसमें है तो मैं ये शर्त कबूल करता हूँ। फिर इसने वली की तरफ देखा, तुम्हारा बेटा 11 महीने का लगता ही नहीं, सेहत बहुत अच्छी है, अल्लाह करे मेरा फिरोज भी एक दिन इस तरह तंदुरुस्त हो जाए। अनाया खामोश रही। इसके लिए सिर्फ एक मुआहदा था। शाम तक सादगी से निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। एक आलमी दिन को बुलाया गया। चंद गवाह जमा हुए, कबूल है के अल्फाज अदा हुए और चंद मिनटों में निकाह मुकम्मल हो गया। ना कोई शोर था, ना कोई तकरीब, ना कोई जश्न। सिर्फ दो ऐसे इंसान थे जिन्हें हालात ने गैर मामूली फैसले पर मजबूर कर दिया था। सकीना खाला ने रुखसत होते हुए अनाया को गले लगा लिया। अपना ख्याल रखना बेटी। अनाया की आंखें नम हो गई। आपने मेरा बहुत साथ दिया, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी, फोन भी करती रहूंगी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सकीना खाला वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक मुलाजिम अनाया को घर के एक अलग हिस्से में ले गया। वो कमरा किसी मेहमान खाने से कम नहीं था। वसी बेड, साफ सुथरा फर्नीचर, बच्चों के लिए अलग जगह, हर जरूरत की चीज पहले से मौजूद थी। अनाया ने महसूस किया कि अल्तमश ने इसे अपने जाती कमरे में नहीं भेजा। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्तमश अपने नन्हे से बेटे को गोद में उठाए अंदर आया। बच्चे का चेहरा कमजोरी से जर्द पड़ चुका था। वो आहिस्ता से बोला, ये मेरा बेटा है।
इसका नाम फिरोज है। अनाया ने मोहब्बत से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। वली इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। अल्तमश ने कमरे पर एक नजर डाली। इसका सारा सामान भी ये मुंतकिल करवा दिया जाए। अगर तुम चाहो तो एक नौकरानी भी रख देता हूँ। अब तुम्हें 2 बच्चों का ख्याल रखना होगा। अनाया ने नरमी से जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैं दोनों बच्चों को संभाल लूंगी। अल्तमश चंद लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदगी से बोला, देखो जमाना अच्छा नहीं रहा। तुमने अपनी हिफाजत के लिए मुझसे निकाह किया, मगर मैं अपने बेटे के मामले में किसी किस्म की बेहतियाती नहीं कर सकता। तुम इसका ख्याल रखोगी ना? अनाया ने फिरोज के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं खुद एक माँ हूँ। माँ का दिल सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं धड़कता, बल्कि हर मासूम बच्चे के लिए नरम होता है। आप बेफिक्र रहें। चंद में रुककर इसने मजीद कहा, अगर फिर भी आपको इत्मीनान ना हो तो इस कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा दीजिए। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अल्तमश इस जवाब पर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई। ये तजवीज भी बुरी नहीं है, इस पर गौर करेंगे। इसने झुककर फिरोज के सर पर हाथ रखा, फिर एक नजर अनाया को देखा। बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ 2 माएं थीं, एक अपनी किस्मत से हारी हुई, एक माँ की ममता से जीतने के लिए तैयार, और 2 मासूम बच्चे जिन्हें अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी जिंदगियों ने एक नया मोड़ ले लिया। पहली रात अनाया ने शायद ही एक लम्हा सुकून से गुजारा हो। एक माँ के नौमौलूद बच्चे की देखभाल आसान नहीं होती। हर थोड़ी देर बाद वो जाग जाता, कभी दूध मांगता, कभी डायपर बदलवाना पड़ता, कभी सिर्फ किसी के आगोश में सुकून ढूंढता। फिरोज के लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल नया था। पैदाइश के बाद पहली मर्तबा इसे माँ का दूध नसीब हुआ था। इस वजह से वो बार बार दूध पीता, जैसे इसका नन्हा सा जिस्म कई हफ्तों की कमी एक ही रात में पूरी करना चाहता हो। अनाया ने जरा सी भी शिकायत नहीं की। जब भी फिरोज रोता वो फौरन इसे गोद में उठा लेती, मोहब्बत से चुप कराती, दूध पिलाती, डेकार दिलवाती, फिर एहतियात से इसे बिस्तर पर लिटा देती। दूसरी तरफ वली भी इसी कमरे में सो रहा था। वली अब निस्बतन बड़ा हो चुका था। वो रात में बार बार नहीं जागता था, इसलिए अनाया को इसकी तरफ से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इधर अपने कमरे में अल्तमश भी जाग जाग कर वक्त देखता रहता। इसे हर लम्हा ये खौफ था कि कहीं फिरोज फिर से कमजोर न होने लगे। मगर हैरत की बात यह थी कि पूरी रात इसे फिरोज के मुसलसल रोने की आवाज सुनाई नहीं दी। सुबह होते इसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हुआ। इसने दिल में सोचा कि शायद वाकई बच्चे को माँ का दूध मिल गया, इसलिए आज रात वो पहले से ज्यादा पुरसकून रहा। लेकिन इसी लम्हे फिरोज के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अल्तमश एक लम्हा भी न रुका। वो जल्दी से अनाया के कमरे की तरफ बढ़ा और बिना दस्तक दिए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अनाया इस वक्त फिरोज को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते वो चौंक गई। इसने फौरन अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया, फिरोज को अपने करीब संभाला और कदर नाराजगी से बोली, अगर आप दरवाजे पर दस्तक देकर आए तो बेहतर होगा। अल्तमश को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने नजरें दूसरी तरफ कर ली। सॉरी, मैं घबरा गया था। मगर अगले लम्हे इसकी सारी तवज्जो दोबारा अपने बेटे की तरफ चली गई। ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ इससे? अनाया ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। अल्तमश ने बेचैनी से कहा, कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रहा है? कहीं तुमने इसे दूध से महरूम तो नहीं रखा? अनाया ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं इसे दूध पिला चुकी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अगर दूध पिलाया होता तो ये क्यों रोता? तुम्हारा काम यही है। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए यहाँ रखा है। ये अल्फाज सुनकर अनाया के दिल को ठेस पहुंची, मगर इसने अपनी आवाज में तलखी नहीं आने दी। सर, मैं इसे दूध पिला चुकी हूँ। हर बार बच्चे भूख की वजह से नहीं रोते। कभी नींद आ रही होती है, कभी पेट में हल्की सी गैस होती है, कभी सिर्फ गोद चाहिए होती है। इसने नरमी से हाथ आगे बढ़ाए, मुझे दीजिए। अल्तमश ने फौरन फिरोज को इसकी गोद में दे दिया। अनाया ने पहले इसे अपने कंधे से लगाया, आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ से हिलाने लगी। चंद लम्हों बाद फिरोज ने हल्की सी डिकार ली। अनाया ने इसे मोहब्बत से थपकियां दी, फिर हल्का सा झूला दिया। चंद ही लम्हों में फिरोज की सिसकियां बंद हो गईं। इसकी आंखें बंद होने लगीं और देखते देखते वो दोबारा गहरी नींद सो गया। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, देखा, इसे भूख नहीं थी, दूध वो पहले पी चुका था। शायद इसके पेट में थोड़ी सी गैस थी या इसे सिर्फ डिकार की जरूरत थी। अब ये आराम से सो जाएगा। अल्तमश खामोशी से अपने बेटे को देखता रहा। इसके चेहरे पर हैरानी भी थी और इत्मीनान भी। इससे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि एक माँ बच्चों की जुबान कितनी अच्छी तरह समझती है। मगर अगले लम्हे इसकी आदत के मुताबिक लहजा दोबारा सख्त हो गया। ठीक है, लेकिन किसी किस्म की गफलत मत करना। अपने काम को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्ज समझना। मेरे बेटे की सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
अनाया के दिल में बेख्तियार गुस्से की एक लहर उठी। इसका जी चाहा कि इसे बताए कि वो किसी मुलाजमा की तरह नहीं बल्कि एक माँ की हैसियत से फिरोज की देखभाल करेगी, मगर इसने अपने जज्बात को काबू में रखा। सिर्फ इतना कहा, ठीक है। अल्तमश चंद लम्हे फिरोज को देखता रहा, फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते अनाया ने गहरी सांस ली। इसने दोनों बच्चों पर नजर डाली। एक इसकी खोख का था, दूसरा किस्मत इसकी गोद में ला बैठाया था, मगर इसकी ममता दोनों के लिए एक जैसी थी। चंद दिनों में नाया की रोजमर्रा जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। एक तरफ तकरीबन 1 साल का वली था जो अभी भी माँ के दूध का आदी था, दूसरी तरफ सिर्फ एक माँ का फिरोज था जिसकी पूरी सेहत अब इसी दूध पर मुनहसर थी। दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल काम था। इस पर बार बार दूध पिलाने की वजह से अनाया को हर वक्त भूख महसूस होती। कभी सुबह का नाश्ता खत्म होते इसे दोबारा कुछ खाने की जरूरत पड़ती, कभी दोपहर से पहले वो नौकरानी को आवाज दे देती, ज़ैनब अगर खाना तैयार हो गया तो मेरे लिए ले आओ। कभी 1 घंटे बाद फिर आवाज आती, अगर कोई फल है तो वो भी भेज दो। शुरू में नौकरानियां हैरान होती रहीं। एक दिन दोपहर के वक्त अल्तमश अपने दफ्तर जाने से पहले किचन के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान अंदर से बातों की आवाजें सुनाई दी। एक नौकरानी ने कदरे हैरानी से कहा, ये बीबी आखिर इतना खाती कहाँ है? अभी तो खाना लेकर गई थी, थोड़ी देर बाद फिर मांग लिया। दूसरी नौकरानी फौरन बोली, अरे दो दो बच्चों को दूध पिलाने वाली औरत को भूख नहीं लगेगी तो और किसको लगेगी? सारा जिस्मानी जोर इससे में लगता है, पहले ने फिर भी हंसते हुए कहा, लेकिन इतना भी कौन खाता है? इतने में हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। दोनों नौकरानियां चौंक कर मुड़ी। दरवाजे पर अल्तमश खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। इसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। इसने दोनों की तरफ देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, आइंदा मैं नाया के खाने के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनना चाहता। दोनों नौकरानियां फौरन खामोश हो गई। अल्तमश ने अपनी बात जारी रखी, वो मेरे बेटे की सेहत के लिए यहाँ मौजूद है। अगर इसे 10 बार भी भूख लगे तो 10 बार खाना मिलना चाहिए। इसके खाने में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। वो चंद लम्हे रुका, फिर बावर्ची की तरफ देखकर बोला, आज से इसके लिए अलग से ताज़ा फल मंगवाए जाएंगे, दूध, चिकन, गोश्त, सब्जियां, खुश्क मेवा, अगर जरूरत हो तो वो भी। जो चीज वो खाना चाहे वो फौरन तैयार होनी चाहिए। बावर्ची ने अदब से सर झुका दिया, जी साहब। अल्तमश ने मजीद कहा, और एक बात, सब इसकी तरफ मतवज्जो हो गए। अब से पहले इससे पूछा जाएगा कि इसका दिल किस चीज को चाह रहा है, फिर वही खाना बनाया जाएगा। किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जी साहब, सब ने एक साथ जवाब दिया। अल्तमश ने एक आखिरी नजर सब पर डाली, फिर खामोशी से वापस मुड़ गया। वो जानता था कि दूध पिलाने वाली माँ को आम इंसान से कई ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। अगर अनाया खुद कमजोर होगी तो नुकसान सिर्फ इसका नहीं होगा, फिरोज भी दोबारा कमजोर होने लगेगा, और वो अपने बेटे के मामले में किसी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। चंद मिनट बाद ज़ैनब एक ट्रे लेकर अनाया के कमरे में दाखिल हुई। बीबी साहिबा। अनाया ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, जी साहब ने कहा है कि आज से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या खाना चाहती हैं, जो आप कहेंगी वही बनेगा। फल भी आएंगे, दूध भी, अगर किसी और चीज का दिल चाहे तो वो भी बता दीजिए। अनाया हैरत से इसे देखने लगी। अचानक ये सब क्यों? ज़ैनब हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद साहब ने समझ लिया कि दो दो बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ को भूखा नहीं रखा जा सकता। अनाया ने बेख्तियार वली और फिरोज की तरफ देखा। इसके दिल में पहली मर्तबा ये एहसास पैदा हुआ कि अल्तमश का लहजा चाहे सख्त हो, मगर अपने बेटे की खातिर वो किसी भी जरूरी चीज पर समझौता नहीं करता, और इस वक्त इसकी अच्छी खुराक भी इसी जरूरत का एक हिस्सा थी। रात काफी गुजर चुकी थी। पूरा घर खामोश था। सिर्फ अनाया के कमरे से वक्फे वक्फे से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी। इस रात न जाने क्या बात थी कि दोनों बच्चों का मिजाज मामूल से मुख्तलिफ था। दोनों ने वक्त पर दूध भी पिया था, कपड़े भी तब्दील थे, फिर भी एक को चुप कराती तो दूसरा रोने लगता। अनाया काफी देर से फिरोज को गोद में लिए से थपकियां दे रही थी। बड़ी मुश्किल से वो कुछ पुरसकून हुआ ही था कि दूसरी तरफ वली जोर जोर से रोने लगा। अनाया ने नरमी से फिरोज को बिस्तर पर लिटाया, फिर जल्दी से वली को गोद में उठाया और इसे खामोश कराने की कोशिश करने लगी। इसी लम्हे दरवाजा अचानक खुला। अल्तमश तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अनाया चौंक गई। इसने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और कदर नाराजगी से कहा, मिस्टर अल्तमश, कम से कम दरवाजे पर दस्तक देकर आया करें। मगर अल्तमश इस वक्त बुरी तरह घबराया हुआ था। इसकी सारी तवज्जो सिर्फ फिरोज पर थी। तमीज की बात बाद में होगी, मेरा बेटा रो रहा है और तुम अपने बेटे को संभाल रही हो, पहले फिरोज को देखो। वो आगे बढ़ा और फिरोज को गोद में उठा लिया। अनाया ने इसे रोकने की कोशिश की, एक लम्हा मेरी बात तो सुने, मगर अल्तमश ने बेचैनी में इसकी बात ना सुनी। वो फिरोज को इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहले इसे दूध पिलाओ।
जल्दी और घबराहट में इसका हाथ इत्तेफाकन अनाया की बाजुओं और दुपट्टे के करीब आ गया और इसके सीने से जा टुकड़ा। अनाया फौरन एक कदम पीछे हट गई। ऐसा लगा इसके पूरे वजूद में बिजली सी दौड़ गई है। इसने दुपट्टा अच्छी तरह संभाला और कमरे के कोने में खड़ी हो गई। अल्तमश को इसी लम्हे एहसास हुआ कि इसने हद से ज्यादा जल्दबाजी कर दिया, मगर इसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जो तुम्हारा काम है वो पहले करो, मेरे बेटे को पहले देखो। अनाया ने पहली मर्तबा मजबूत लहजे में जवाब दिया। मिस्टर अल्तमश खानजादा, आपने मेरी जिम्मेदारी ली है। आपने मेरा दूध खरीद नहीं लिया, मेरी इज्जत नहीं खरीदी। मैं आपके बेटे की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर फैसला गुस्से में करें। अल्तमश खामोश हो गया। अनाया ने मजीद कहा, फिरोज का पेट भरा हुआ है, वो किसी और वजह से रो रहा था। अगर मैं वली को एक लम्हा न संभालती तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता। अल्तमश ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसे शायद पहली मर्तबा एहसास हुआ कि अनाया से डरने वाली औरत नहीं थी। चल लम्हे बाद इसने कदर सख्त लहजे में कहा, तुम एक दाई की जानने वाली हो, सरकारी अस्पताल में रहने वाली औरत के साथ रहती थी, लेकिन तुम्हारा लहजा तो देखो। अनाया ने सुकून से जवाब दिया, आपको किसने कहा कि मैं सकीना खाला की रिश्तेदार हूँ? अल्तमश खामोश हो गया। मेरा नाम अनाया मुनीर है। किसी जमाने में मेरे वालिद साहब की भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी जितनी आपकी है। ये नाम सुनते अल्तमश ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। अनाया मुनीर? ऐसे चलना में सोचा, फिर अचानक बोला, ये मत कहना कि तुम मुनीर इंडस्ट्री के मालिक मोहम्मद मुनीर की बेटी हो। अनाया के चेहरे पर हैरत फैल गई। आप मेरे वालिद को जानते हैं? अल्तमश ने धीरे से सर हिला दिया। कारोबारी दुनिया में इन्हें कौन नहीं जानता था। किसी जमाने में वो नंबर 1 पर थे, लेकिन सुना है कि ज्यादा कर्जा लेने की वजह से इनका कारोबार खराब हुआ था। अनाया ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अल्तमश ने आहिस्ता से कहा, फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गई? इसे अच्छी तरह याद था कि मुनीर इंडस्ट्री तबाह होने के बाद ये खबर आई थी कि इसके मालिक ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है, मगर इसके सामने खड़ी लड़की की आंखों में ऐसा दर्द था जिसकी वजह से कारोबार का नुकसान नहीं हो सकती थी। अनाया ने नजर झुका ली। मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने का कोई शौक नहीं। इसने नरमी से फिरोज को इसकी गोद से लिया, इसे अपने सीने से लगाया। चंद ही लम्हों में फिरोज पुरसकून होने लगा, लेकिन इस वक्त वली फिर रोने लगा। अल्तमश ने बेख्तियार आगे बढ़कर वली को उठा लिया। वो खुद भी हैरान था कि इसने ऐसा क्यों किया। चला में पहले तक जोर जोर से रोने वाला वली इसकी गोद में आते खामोश हो गया। इसने छोटे से हाथ से अल्तमश की कमीज पकड़ ली, फिर इसके कंधे से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। अल्तमश हैरत से इस नन्हे बच्चे को देखता रह गया, जैसे वली पहली मर्तबा किसी बाप के मजबूत कंधे का सहारा महसूस कर रहा हो। अनाया भी ये मंजर खामोशी से देख रही थी। चंद ही मिनटों में दोनों बच्चे सो चुके थे। अनाया ने एहतियात से पहले फिरोज को बिस्तर पर लिटाया, फिर वली को भी इसके साथ सुलाया। ऐसे दोनों पर एक ही कंबल अच्छी तरह उड़ा दिया। दो मासूम चेहरे एक दूसरे के साथ सुकून से सो रहे थे। अल्तमश ने दोनों को चंद लम्हे खामोशी से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अनाया। वो इसकी तरफ मुड़ी। अल्तमश ने नरमी से इसकी कलाई थामी, फिर इसकी तवज्जो अपनी तरफ कर सके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनाया ने एक लम्हा इसे देखा। इसमें तक घबराने की क्या बात है? बीवी हो मेरी, हाथ तो पकड़ सकता हूँ ना तुम्हारा। अल्तमश ने आराम से बात बोली थी। अनाया ने कहा, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि निकाह करना मेरे लिए मजबूरी है, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरा रिश्ता आपसे नहीं होगा। अल्तमश ने गहरी सांस ली और कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे 20 सवाल ज्यादा हो गए हैं? और जवाब एक भी नहीं है। क्या मुझे बता नहीं सकती कि आखिर बात क्या है? अनाया को भी समझ आ गया था कि वो पूछ रहा है तो जवाब देने में क्या ही कबाहत थी। इसने आहिस्तगी से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आजाद कर लिया। दोनों खिड़की के करीब रखे सोफों की तरफ चले गए। रात की ठंडी हवा पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। अब पहली मर्तबा इनके दरमियान बच्चों के अलावा किसी और मौजू पर बात होने वाली थी। खिड़की के बाहर रात की खामोशी फैली हुई थी। ठंडी हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। दोनों कुछ लम्हों तक खामोश बैठे रहे। फिर अल्तमश ने धीरे से कहा, अगर तुम बताना चाहो तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में आखिर हुआ क्या था। अनाया ने गहरी सांस ली। इसकी नजरें सामने अंधेरे में कहीं खो गईं। मेरे वालिद मुनीर थे, मुनीर इंडस्ट्री के मालिक। हमारा घर भी बहुत बड़ा था। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने एमबीए किया था, मगर कभी नौकरी करने का सोचा भी नहीं, जरूरत ही नहीं थी। वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर अब्बू ने एक नई कंपनी बनाने के लिए गलत जगह सरमाया लगा दिया। इसके लिए पूरी कंपनी गिरवी रख दी। इन्हें यकीन था कि सब संभल जाएगा,
मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, कारोबार मुकम्मल तौर पर डूब गया। कर्जे बढ़ते गए, लोग दरवाजे पर आने लगे, इसकी आवाज भराने लगी। अबू ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, इन्होंने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। अल्तमश से सर झुका लिया। नाय ने बात जारी रखी। अम्मी ने कोशिश की खुद को संभालने की, मगर वो भी अब्बू के गम में ज्यादा अरसा जिंदा न रह सकी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अलबत्ता मेरे वालिद मेरा रिश्ता तय कर गए थे। मैंने सोचा था शायद शादी के बाद जिंदगी संभल जाएगी, मगर पहले ही दिन समझ आ गया कि मेरा शौहर अच्छा इंसान नहीं है। इसका रवैया सख्त था, गुस्सा बहुत करता था, मुझे इज्जत नहीं देता था। मैंने 1 साल इसके साथ गुजारा, फिर एक हादसे में वो भी दुनिया से चला गया। इसने एक नजर सोए हुए वली की तरफ देखा। इसके बाद मेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। मेरे अपने देवर ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं अपने बच्चे को उठाकर रात के अंधेरे में घर से भागी थी। अल्तमश की पेशानी पर बल पड़ गया। नाय ने मुख्तसर असलम और नादिया के घर का वाकया भी सुना दिया। जिन्हें मैंने अपना मौसम समझा था, वो भी मेरे सोने के जेवरात पर नजर रखे बैठे थे। वो चाहते थे कि मेरे झुमके और अंगूठी ले लें। तब मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत में इंसान को पहचानना कितना मुश्किल होता है। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर मैं सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां सकीना खाला मिली। इन्होंने मुझे अपने क्वार्टर में जगह दी। वही मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा बन गई। फिर आपके बेटे की बात सामने आई। इसने सीधी नजर से अल्तमश को देखा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा था, इसलिए मैंने निकाह की शर्त रखी। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद कभी भी खुद को महफूज महसूस ना कर पाती। काफी देर तक अल्तमश खामोश बैठा रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, नाया मुझे माफ कर दो। अनाया ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। मैं समझता रहा कि तुम सकीना खाला की कोई रिश्तेदार हो। मैंने यही सोचा कि तुम्हारा ताल्लुक बेनी जैसे मतवस्त तबके से होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया, अगरचे एक बात शुरू से समझ नहीं आई थी। अनाया ने सवालिया नजरों से देखा। कौन सी बात? ये कितनी खूबसूरत लड़की इस माहौल में कैसे हो सकती है? अनाया बेख्तियार हैरान होकर इसे देखने लगी। अल्तमश हंस दिया। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह देख रही हो? अनाया ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं। अल्तमश ने संजीदगी से कहा, आप मुझसे नाराज मत रहना, मुझे अपनी गलत फहमी का एहसास हो गया है। फिर ऐसे नरम लहजे में मजीद कहा, आप मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे से ज्यादा अच्छा ख्याल शायद कोई नहीं रख सकता। अनाया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे खानदान से हूँ, इसलिए ना। अल्तमश ने सर हिलाया। बात सिर्फ डिग्री की नहीं, इंसान का पस मंजर इसकी शख्सियत पर असर जरूर डालता है। अच्छी तरबियत इंसान के रवैयों में नजर आती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हर गरीब बूढ़ा होता है या हर अमीर अच्छा होता है। अच्छे और बुरे लोग हर तबके में होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदाजे गुफ्तगू और जिम्मेदारी निभाने से साफ मालूम होता है कि तुमने अच्छी तरबियत पाई है। अनाया ने पहली मर्तबा महसूस किया कि इसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। अल्तमश ने उठते हुए कहा, और एक बात। वो खामोशी से इसकी तरफ मतवज्जो हुई। 2 बच्चों को संभालना आसान नहीं, खासतौर पर एक नौमौलूद और एक तकरीबन 1 साल के बच्चे को। मैं दिन में दफ्तर होता हूँ, मगर रात को भी मैं तुम्हारी मदद किया करूंगा। अनाया ने उसे इतना कहा। शुक्रिया। अल्तमश हल्का सा मुस्कुराया। ये शुक्रिया की बात नहीं, फिरोज मेरा बेटा और वली भी अब मेरे सामने बड़ा हो रहा है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अनाया काफी देर तक वहीं बैठी रही। आज पहली मर्तबा से महसूस हुआ कि अल्तमश के अंदर सिर्फ एक सख्त मिजाज बाप ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी छुपा हुआ है। इस रात के बाद इनकी रोजमर्रा जिंदगी में एक छोटी सी तब्दीली आ गई। दिन के वक्त अनाया दोनों बच्चों की देखभाल करती, रात होते अल्तमश भी इसकी मदद करने आ जाता। कभी फिरोज को गोद में लेकर कमरे में चहलकदमी करता, कभी वली को अपनी बाहों में उठाकर इससे बातें करने लगता। वली पहले से काफी बड़ा हो रहा था। वो कार्टून देखकर खुश हो जाता, छोटी छोटी बातें समझने लगा था। रफ्ता रफ्ता वो अल्तमश से भी मानूस होने लगा। कभी खुद चलकर इसकी गोद में आ बैठता, कभी इसकी उंगली पकड़कर पूरे कमरे में घूमने लगता, और हर बार वली की मासूम मुस्कुराहट देखकर अल्तमश के चेहरे पर भी बेख्तियार मुस्कुराहट आ जाती। दोनों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि 2 मासूम बच्चों की परवरिश करते करते इनके दरमियान अजनबियत की दीवार भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। 6 महीने पलक झपकते गुजर गए। वक्त के साथ घर की फिजा भी बदलने लगी थी। फिरोज अब 7 माह का हो चुका था। पहले की कमजोर हड्डियां भरने लगी थी। इसके गालों पर हल्की सी गोलाई आ गई थी। वो सहारा लेकर बैठने लगा था। हर नई चीज को हैरत से देखता, कभी हंसता, कभी अपने नन्हे हाथ आगे बढ़ाकर हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता। दूसरी तरफ वली भी अब तकरीबन 1.5 साल का हो चुका था। वो पूरे घर में छोटे छोटे कदमों से चलता फिरता, कभी गेंद उठा लेता, कभी खिलौना गाड़ी घसीटता, कभी फिरोज के पास बैठकर इसके हाथ पकड़ लेता, तो दोनों बच्चों की मासूम हंसी पूरे घर में गूंजने लगती। इस दिन दोनों बच्चों का मामूल का चेकअप था। अल्तमश और अनाया दोनों ने लेकर डॉक्टर मुनीब के क्लिनिक पहुंचे।
डॉक्टर ने पहले फिरोज को गोद में लिया, वजन किया, कद नापा, रिपोर्ट लिखी, फिर दोबारा बच्चे को गौर से देखा। अचानक इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। माशाल्लाह, ये तो वो बच्चा लग ही नहीं रहा जिसे 6 माह पहले मेरे पास लाया गया था। अल्तमश के चेहरे पर बेख्तियार खुशी आ गई। डॉक्टर ने फिरोज के गाल थपथपाए। वजन भी बहुत अच्छा बढ़ा है, सेहत भी बेहतरीन है, अब किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं। फिर इन्होंने अनाया की तरफ देखकर कहा, आपने इस बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। अल्तमश ने बेख्तियार अनाया की तरफ देखा। इसने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। क्लिनिक से निकलते हुए अल्तमश ने कहा, आज सीधी घर नहीं जाएंगे। अनाया ने हैरानी से पूछा, फिर कहा, आज खुशी का दिन है, बच्चों को पार्क ले चलते हैं। काफी अरसे बाद चारों एक साथ पार्क गए। वली झूले देखकर खुशी से उछलने लगा। फिरोज अनाया की गोद में बैठा हर वक्त हैरत से इसे देख रहा था। हवा खुशगवार थी, बच्चे खेल रहे थे, हर तरफ जिंदगी बिखरी हुई थी। इस दौरान एक फकीर इनके करीब आया। इसने पहले दोनों बच्चों को देखा, फिर अल्तमश और अनाया को। मुस्कुराकर बोला, अल्लाह ने तुझे बेटों की जोड़ी दी है, इतनी प्यारी बीवी दी है, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। अल्तमश ने झट से जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और इसके हाथ में रख दिया। इसकी नीयत सिर्फ इतनी थी कि फकीर ज्यादा देर न रुके, मगर फकीर तो और भी खुश हो गया। अल्लाह खुश रखे, जोड़ी सलामत रहे, दोनों बेटे सलामत रहे, अल्लाह कभी जुदाई न दे। वो मुसलसल दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। अनाया ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। अल्तमश भी खामोश हो गया, मगर फकीर के आखिरी अल्फाज दोनों के दिल में कहीं रह गए, जोड़ी सलामत रहे। रात को खाना खाने के बाद अल्तमश हस्बे मामूल फर्श पर बैठा वली के साथ कार्टून देख रहा था। वली इसकी गोद में आकर बैठ गया। टीवी पर रंग बिरंगे किरदार दौड़ रहे थे। अल्तमश हंसते हुए बोला, देखो बेटा गाड़ी। वली ने खुशी से इसकी तरह देखा, फिर अचानक मासूम आवाज में कहा, पापा। अल्तमश चौंक गया। वली दोबारा बोला, पापा। फिर एक बार और, पापा। इसके नन्हे चेहरे पर खुशी थी, जैसे इसे अपनी दुनिया का सबसे महफूज इंसान मिल गया हो। अल्तमश के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इसने वली को सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, ये देखो, इधर देखो। अनाया दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसकी आंखें अचानक भर आईं। इसने खामोशी से रुख मोड़ा ताकि कोई इसके आंसू न देख सके। रात को जब दोनों बच्चे सो गए तो वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई। चांदनी आहिस्ते आहिस्ते कमरे में उतर रही थी। इसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। पीछे से आहट हुई। अल्तमश इसके करीब आकर रुक गया। क्या हुआ? अनाया ने जल्दी से आंसू पूंछने की कोशिश की। कुछ नहीं। अनाया, मुझे देखो। वो आहिस्ते से इसकी तरफ मुड़ी। रो क्यों रही हो? इसने बामुश्किल अपनी आवाज संभाली। वली, आपको कब से पापा कहने लगा? अल्तमश ने सोचते हुए जवाब दिया, शायद 1-2 हफ्ते हो गए हैं। तुमने आज महसूस किया? अनाया की आवाज भर आ गई। ये गलत है। अल्तमश हैरान रह गया। गलत? हाँ, आप इसके बाप नहीं हैं। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कल को मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर अल्तमश का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। अनाया बोलती गई, वली अभी छोटा है, इसे फर्क नहीं मालूम, मगर जब बड़ा होगा और मुझसे पूछेगा कि मेरा पापा कहाँ है, तब मैं इसे क्या जवाब दूंगी? इसकी आवाज टूट गई। आप इसके साथ इतना वक्त ना गुजारा करें, वो आपसे जुड़ता जा रहा है। अल्तमश खामोश खड़ा रहा। इसने कभी इस जाविये से सोचा ही नहीं था। इसकी निगाह सोए हुए वली पर गई, फिर फिरोज पर, फिर दोबारा अनाया पर। अचानक इसके एक कदम आगे बढ़ाया। बगैर कुछ सोचे इसने अनाया को अपनी बाहों में ले लिया। अनाया हैरत से साकित रह गई। चंद लम्हों तक दोनों में कोई कुछ न बोल सका। फिर अल्तमश ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कहूँ मत जाओ। अनाया ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में हैरत थी। क्या? अल्तमश की आवाज पहले से कई ज्यादा नरम थी। रुक जाओ। मैं समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुक जाओ, हमेशा के लिए। अनाया खामोशी से इसे देखती रही। अल्तमश ने पहली मर्तबा अपने दिल की बात कही। वली मुझे पापा कहते हैं, कल को फिरोज भी तुम्हें मम्मा कहेगा। इसने गहरी सांस ली। हमने रिश्ता मजबूरी में जोड़ा था, मगर क्या ऐसे अपनी मर्जी से निभा नहीं सकते? अनाया की आंखें मुसलसल इसके चेहरे पर जमी थी। अल्तमश ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा। चल में खामोश रहकर इसने मुस्कुराकर एतराफ किया, यूं समझ लो इसमें मेरे दिल की बात भी शामिल है। अनाया के लबों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने शरारत से पूछा, यानी ये फैसला 2 बच्चों के लिए नहीं? अल्तमश खामोशी से इसे देखता रहा। अनाया ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की, यानी 3 बच्चों की बात है। एक लम्हे के लिए अल्तमश को समझ न सका, फिर इसे एहसास हुआ कि अनाया तीसरा बच्चा इससे कह रही है। वो बेख्तियार हंस पड़ा। कई महीनों बाद इसकी हंसी इतनी बेसाख्ता थी। हाँ, यही समझ लो। अनाया भी मुस्कुरा दी। खिड़की से आती चांदनी में पहली बार दोनों के दरमियान एक मुआहदा नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की इब्तिदा महसूस हो रही थी। शायद बाज़ औक़ात मोहब्बत किसी वादे से नहीं, 2 मासूम बच्चों की मुस्कुराहट से जन्म लेती है।
कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ दो टूटे हुए रास्ते मिलकर एक नई मंजिल बना लेते हैं। अनाया ने अपना शरीके हाथ खो दिया था। अल्तमश भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी महरूमी से गुजर चुका था। दोनों के पास एक एक बेटा था। दोनों ने तन्हाई देखी थी। दोनों ने बेबसी महसूस की थी। दोनों ने रातों को जागकर अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए सुबह का इंतजार किया था। शायद इसलिए वो एक दूसरे का दर्द बगैर लफ्जों के समझने लगे थे। इस रात के बाद जब दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही थी, इनके दरमियान मौजूद आखिरी फासले भी खत्म होने लगे थे। अब इनका ताल्लुक सिर्फ एक मुआहदे का नहीं रहा था, वो वाकई एक खानदान बन चुके थे। अल्तमश ने कभी वली और फिरोज में फर्क नहीं किया। अगर फिरोज इसका बेटा था तो वली भी इसके दिल का इतना ही करीब था। वो दोनों को एक साथ स्कूल छोड़ने जाता, एक साथ पार्क ले जाता, एक साथ कहानियां सुनाता। अगर एक के लिए खिलौना आता तो दूसरे के लिए भी वैसा जरूर आता। दूसरी तरफ अनाया ने भी कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि फिरोज इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ। बुखार होता तो पूरी रात जागती, होमवर्क करवाती तो दोनों को साथ बिठाती, कपड़े खरीदती तो दोनों के एक जैसे पसंद करती। दोनों बच्चों के लिए इसकी ममता में कोई फर्क नहीं था। दोनों इसके बेटे थे। यूं रफ्ता रफ्ता वो घर वाकई खुशहाल खानदान की तस्वीर बन गया। इसी खुशी की खबर सबसे पहले सकीना खाला को दी गई। वो जब मेंशन पहुंची तो अनाया ने इन्हें गले लगा लिया। अल्तमश ने मुस्कुराते हुए कहा, खाला अब ये कहीं नहीं जाएगी। हमने फैसला कर लिया कि अब हमेशा हम साथ रहेंगे। सकीना खाला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैंने पहली रात दुआ की थी कि तुम दोनों की किस्मत संवर जाए। आज लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। चंद ही हफ्तों बाद हज का मौसम आ गया। अल्तमश अपना वादा नहीं भूला था। इसने तमाम इंतजामात खुद किए, पासपोर्ट, टिकट, रिहाइश, हर चीज। जब सकीना खाला रवानगी के लिए आई तो इनकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते। वो कहती रही, बेटा मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज अदा किया था। अल्तमश ने एहतराम से जवाब दिया, और मैं सिर्फ अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। अनाया ने इनके हाथ चूम लिया। आप ना मिलते तो शायद हम कभी ना मिल पाते। सकीना खाला हज पर रवाना हो गई। इनके जाने के बाद चंद माह बाद एक और खुशखबरी ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। अनाया ने एक शाम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अल्तमश को बताया, लगता है हमारे घर एक और मेहमान आने वाला है। अल्तमश चंद लम्हे से देखता रहा, फिर बेख्तियार हंस पड़ा। इसने खुशी से अनाया का हाथ थाम लिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खबर है। वली और फिरोज को जब बताया गया कि इनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो दोनों हर रोज अनाया के पास आकर इसके पेट से बातें करते। वली कहता, जल्दी आना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिरोज फौरन कहता, नहीं, पहले मेरे साथ। अनाया और अल्तमश दोनों इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत सी बेटी अता फरमाई। अल्तमश ने अजान दी। अनाया ने अपनी बेटी को पहली बार सीने से लगाया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ही नाम इनके दिल में आया, फातिमा। इस नन्ही सी बच्ची के आने से घर की रौनक ही बदल गई। वली हर वक्त अपनी छोटी बहन के इर्द गिर्द घूमता रहता। फिरोज इसके लिए खिलौने संभाल कर रखता। अगर कोई फातिमा को गोद में लेता तो दोनों भाई फौरन इसके पास आ खड़े होते। आहिस्ता की हमारी बहन है। अल्तमश और अनाया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। देखते ही देखते इनकी शादी को 5 साल गुजर गए। वली तकरीबन 6 साल का हो चुका था। फिरोज 5 साल का था और नन्ही फातिमा 2 साल की शरारती गुड़िया बन चुकी थी। घर में हर वक्त हंसती गूंजती रहती। कभी सब मिलकर पार्क जाते, कभी लंबी ड्राइव पर निकल जाते, कभी किसी रेस्टोरेंट में बच्चों की फरमाइश पूरी की जाती, कभी घर के लॉन में क्रिकेट का मैच लग जाता जहां वली और फिरोज एक टीम बनाते और अल्तमश जानबूझकर हार जाता ताकि दोनों खुश हो जाए और फातिमा हर बार तालियां बजाकर ऐलान करती, मेरे भाई जीत गए। इन सब खुशियों के दरमियान एक रिश्ता ऐसा था जो वक्त के साथ कम होने के बजाय मजीद मजबूत होता चला गया। अल्तमश और अनाया की मोहब्बत, वो मोहब्बत जो किसी पहली नजर की दीवानगी से नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम, कुर्बानी, जिम्मेदारी और एक दूसरे के दर्द को समझने से पैदा हुई थी। इन्होंने एक दूसरे का टूटा हुआ वजूद संभाला, एक दूसरे के बच्चों को अपना लिया और फिर मिलकर ऐसा घर बनाया जहाँ किसी को एहसास नहीं रहता था कि कौन किसकी औलाद है। वो सिर्फ एक खानदान थे, एक ऐसा खानदान जिसे खून के रिश्तों से ज्यादा मोहब्बत ने जोड़ा था।